अमेरिका की फितरत। दोस्ती की आड़ में धोखा। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह अक्सर दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करता है और अपने स्वार्थ के लिए धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका का यह चरित्र दशकों से दुनिया देखती आ रही है। इसी प्रवृत्ति को समझते हुए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार बहुत प्रसिद्ध बात कही थी। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बार बार अपने व्यवहार से साबित कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी दोस्ती की आड़ में कैसे विश्वासघात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहला धोखा। ट्रंप ने सबसे पहला धोखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के समय भारत में यह व्यापक धारणा थी कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध बहुत मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार को भी लगता रहा कि अमेरिका अब भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखेगा, खासकर चीन को संतुलित करने के संदर्भ में। लेकिन जब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल नहीं आया और जो बाइडेन सत्ता में आए, तब भारत अमेरिका संबंध थोड़े ठंडे पड़ गए। ट्रंप के लौटने की संभावनाओं को लेकर भारत में फिर उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रंप ने सब कुछ उलट कर रख दिया। ट्रंप ने मोदी जी को कम आंका। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का झूठा श्रेय लेने की कोशिश की, तब उन्हें लगा कि भारत चुप रहेगा, लेकिन मोदी जी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने इसके बाद पाकिस्तान का सहारा लिया। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि से बात करने की बजाय फौज के अफसर और आईएसआई चीफ को सीधे बुलाया। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप लोकतंत्र के मूल्यों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में उनकी भूमिका रही, जबकि इस है कि उस समय युद्ध की स्थिति थी ही नहीं और न ही अमेरिका या ट्रंप की कोई भूमिका थी। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका बुलाने की कोशिश की, तब मोदी जी ने उनके इस छल को समझा और साफ मना कर दिया। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण को ठुकराना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में और विश्व में इस खबर को उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए। यह इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कि एक भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से इनकारा और रीढ़ की हड्डी दिखाई। लेकिन मोदी विरोधियों का प्रभाव ऐसा है कि इस खबर को दबा दिया गया। इजरायल को संभावित धोखा। ट्रंप विश्वासघात की अगले और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लगती है। पहले जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तब ट्रंप ने ईरान को 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दें। जब ईरान ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, तब इजरायल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान का साफ कहना है कि उसका इजरायल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देना उसकी नीति है। ईरान लगातार डेथ टू इजरायल और डेथ टू अमेरिका के नारे देता रहा है। ईरान के लिए ये केवल युद्ध नहीं, बल्कि इस्लामी दुनिया, खासकर शिया समुदाय की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ईरान के आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की पूरी दुनिया के शिया समुदाय में गहरी पकड़ है। यदि अमेरिका जमीनी युद्ध शुरू करता है, तो अयातुल्ला खामेनेई के एक आह्वान पर लाखों लोग ईरान की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। युद्ध के कई आयाम। ये संघर्ष केवल इजरायल और ईरान का नहीं है। इसमें अमेरिका, रूस और चीन की रणनीतियां भी उलझी हुई हैं। अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि इतिहास साक्षी है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंत में वहां से भागना पड़ा। इस बार भी अमेरिका, खासकर ट्रंप, इस युद्ध में कूदने से बचना चाहते हैं। लेकिन इजरायल के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इजरायल नहीं लड़ेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। ईरान की रणनीति भी स्पष्ट है। वह इजरायल के अस्पतालों, रिहायशी इलाकों और नागरिकों को निशाना बना रहा है, ताकि इजरायल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बने। इस युद्ध की तकनीकी सीमाएं। ईरान के पास हजारों मिसाइलें थीं, लेकिन अब बहुत सी खत्म हो चुकी हैं। इजरायल ने भी ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए हैं। लेकिन ये लड़ाई जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जा रही है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की भी सीमाएं हैं। अमेरिका के पास ही ऐसे बम हैं जो जमीन के 60 मीटर अंदर तक मार कर सकते हैं, जबकि इजरायल के पास ये क्षमता नहीं है। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान ने अपने चारों ओर प्रॉक्सी संगठनों का जाल बिछाया। हिजबुल्लाह, हमास,
हूती विद्रोही, ताकि वे उसके लिए लड़ सकें। लेकिन इजरायल ने पहले इन प्रॉक्सी संगठनों को कमज़ोर किया, फिर ईरान पर हमला किया। सुन्नी देशों की भूमिका। आश्चर्यजनक रूप से सुन्नी बहुल देश, जिनकी इस्लामी दुनिया में संख्या अधिक है, इस युद्ध में चुप हैं। वे केवल इतना कह रहे हैं कि ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, लेकिन वे ईरान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर कई सुन्नी देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। अगर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला ना किया होता, तो आज इजरायल और सऊदी अरब के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके होते। हमास का हमला इस संभावित मेल मिलाप को रोकने के लिए करवाया गया था। ट्रंप की घरेलू राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वादे के साथ आए थे। उनके वोटर्स नहीं चाहते कि अमेरिका किसी नए युद्ध में उलझे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा दबाव नहीं झेल सकती। ट्रंप पर घरेलू स्तर पर भी काफ़ी दबाव है। यूरोपीय देश भी नहीं चाहते कि अमेरिका इस युद्ध में कूदे। G7 सम्मेलन में भी ट्रंप ने अमेरिका की भागीदारी से संबंधित किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहते हैं, फिर उसी पाकिस्तान के फौजी अफसर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच कराते हैं। ट्रंप के बयानों और उनके कामों में कोई स्थिरता नहीं है। वे जो आज कहते हैं, कल ठीक उसका उल्टा भी कर सकते हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे अप्रत्याशित नेताओं में से एक हैं। उनके अगले कदम का कोई भरोसा नहीं कर सकता। उनके लिए न कोई स्थायी दोस्त है, न स्थायी दुश्मन। उनके लिए केवल अमेरिकी हित स्थायी है। इजरायल के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसे युद्ध लड़ना ही होगा। लेकिन ट्रंप कभी भी मैदान छोड़ सकते हैं, बल्कि संभव है कि वे अभी तक मैदान में उतरे ही नहीं हैं। निष्कर्ष, आज की वैश्विक राजनीति में ट्रंप जैसे नेता का कोई भरोसा नहीं है। उनके लिए दुनिया के रिश्ते, समझौते और दोस्ती सब केवल उनके तात्कालिक फायदे तक सीमित हैं। इजरायल को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ट्रंप कब साथ छोड़ दें, ये किसी को भी नहीं मालूम। तो अभी के लिए इतना ही। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी।